नवीन भाई क्या कहेंगे? तो जो हमारे बिजनेस का मेन कोर है, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, और उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने वाले क्लाइंट्स, और उस क्लाइंट को बेचने का ये प्रोसेस जो है जिसको हम बोलते हैं सेलिंग, तो ये तीनों स्टेप्स की इन डिटेल जानकारी एज ए मास्टरी आपको होनी चाहिए। इसीलिए आपको इसका एक डिजिटल एसेट बनानी होगी, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जो इस तरीके का कुछ दिखता होगा आपको। ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, मेरा उसका क्रॉस सेल क्या होता है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है, क्या उसके पेन पॉइंट है, ये सारी चीजें आपके पास डिफाइंड इन डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई जो मैं काम करा रहा हूँ, कोई मैं कोर्स नहीं करा रहा हूँ, मैं आपके बिजनेस के बेसिक्स को ठीक कराता हूँ, आपकी लाइफ को ठीक करा रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप 2 घंटे इसके लिए एटलीस्ट निकालो। 6 से 8 का टाइम बुक कर दो आप, या आप बुक कर दो 7 से 9 का, या बुक कर दो 10 से 12 का, या रात को, जो भी आपको लगता है आपके हिसाब से कंफर्ट है। अगर आप डेडिकेटेडली 2 घंटे नहीं दे रहे हो, तो इस पूरे कोर्स से आप वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे जो आपको चाहिए। आप फिर से आप उसी लाइफ में अस्त व्यस्त हो जाओगे जिसमें आप ऑलरेडी हो, क्योंकि हमारे को पुराना पैटर्न हमें बुलाएगा और वापस से उसी थॉट प्रोसेस में लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि सेल्स की जो दो कोर प्रॉब्लम है, हर बिजनेस ओनर जूझ रहा है जिसके साथ में हो, किसी भी बिजनेस की सेगमेंट में हो। वन इज लीड जनरेशन, सेकंड इज कन्वर्जन। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है कोको टेक्निक। इसलिए उस टेक्निक की मैं मास्टरी कराना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाय बर्थ आपके पास कनेक्शन थे, आज तक आप कनेक्शन कर रहे हो, और इन कनेक्शन को कोलैबोरेट करना सीख जाओ तो आपके पास एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा बिजनेस की लीड्स का और उनके कन्वर्जन का। इसलिए मैंने कहा था कि आप ईमानदारी से 2 वाइट पेज लो। एक पेज पे लिखो हाउ टू गेट 100 लीड्स, और दूसरे पेज पे लिखो हाउ टू कन्वर्ट लीड्स। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर करो, रोज समय निकाल कर आंसर करो। जितना ज्यादा आप इसको आंसर करोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपने बिजनेस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे। हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि कन्वर्जन के लिए आपके पास एक पीएसबी मॉडल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट ड्रिवन। कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्लाइंट की क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या पेन, क्या क्या दर्द को दूर करते हो, क्या सॉल्यूशन देते हो, और उसको क्या रिलीफ मिलता है। दर्द को कुरेदना था, मरहम लगाना था, उस मरहम से मिलने वाले बेनिफिट को उसको बताना था। ऐसी आपके पास 5 केस स्टडी होनी चाहिए थी, जो हमने लास्ट टाइम में बात की थी। अगर आप अपनी आई हुई लीड्स को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको 3 वाई, वाई बाय इट, वाई बाय इट फ्रॉम यू मीन्स आपकी यूएसपी, और वाई बाय इट फ्रॉम यू नाउ, ये तीनों का आपके पास क्लियर आंसर होना चाहिए। जैसे कि हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया था पेस्ट्री शॉप का। पेस्ट्री शॉप क्योंकि बहुत सारी ही थी, और बट उस बंदे के पास क्या ऐसी नई चीज थी जिसकी वजह से उसके पास क्लाइंट आए, वो लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर पाया। साथ में हमने बात की थी कि एज ए ह्यूमन हमारा नेचर है, हमारा हक है, अधिकार है डिस्काउंट के बारे में बात करना, प्राइस के बारे में बात करना। तो क्या हमने इन डिटेल प्राइस वर्सेस वैल्यू, जो वो बंदा प्राइस दे रहा है हमें, उसके बदले में उसको क्या वैल्यू मिल रही है, तो वो कंपैरिजन शीट हमारे पास है। अगर हमें डिस्काउंट देना हो तो क्या देंगे, किस तरीके से देंगे, कंपटीटर की क्या पॉलिसी, क्या थॉट प्रोसेस रहता है, कि क्या हमने वो सारी चीज़ों के आंसर कर दिए। कि अगर इन चीज़ों का हम आंसर बना लेते हैं, डाटा बैंक बना लेते हैं, इट आल्सो हेल्प्स इन कन्वर्जन। क्योंकि मुद्दा भी क्या है कि जो लीड है हमारे पास में गिनी चुनी, उसको तो कन्वर्जन की तरफ लेकर जाएं, तभी तो नई को लेकर आएंगे। क्योंकि नई में आपकी लीड मंगवा दूंगा, बट कन्वर्जन आपका स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, फिर दोबारा से नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी कि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर एक टॉफी प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि आपके बिजनेस स्ट्रीम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको आप क्रॉस सेल कर सको या अपसेल कर सको। साथ में हमने कुछ बिजनेस के बेसिक की क्लैरिटी ली थी, जो कुछ क्वेश्चंस जानकर पूछकर आपसे मैंने, और वहां पे हमें सबसे ज्यादा जो एक चीज की डिस्कवरी हुई थी, वो ये डिस्कवरी हुई थी कि भाई जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रहे हो, क्या आपके कनेक्शन के लोगों को पता भी है कि आप बेच क्या रहे हो। क्योंकि जब तक आपका नाम और काम उनको नहीं पता होगा, तो इसका मतलब आपने घर में ही अंधेरा कर रखा है। तो पहले घर के लोगों को, जिनके साथ एटलीस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस है, आपके प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, उनसे मिलने वाले बेनिफिट, क्या आपने एज ए अचीवमेंट की है, किन लोगों की लाइफ में आप बदलाव लेकर आए हो, क्या केस स्टडीज हैं, उन तक एटलीस्ट पहुंचा तो दो, उन तक बता तो दो। फिर साथ में हमने बात की थी कि आप जो बिजनेस अब तक कर रहे हो, वो बिजनेस
एक्चुअल में बिजनेस बिल्डिंग है या बिजनेस डिगिंग है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे नहीं है, बिना आपके नहीं चल रहा है, आपकी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। कर आप व्यापार रहे हो, बट उस व्यापार में आप परेशान रहोगे। साथ में हमने देखा था कि 3 लेवल के बिजनेस होते हैं। हम ज्यादातर सेकंड और थर्ड लेवल पे है। फर्स्ट लेवल पे अगर हमें जाना है, इसको स्केलेबल सेलेबल बनाना है, तो इसको ऑटोमेटेड एसओपी प्रोसेसेस के अंदर लेकर जाना होगा और अपने माइंडसेट को बदलना होगा। क्योंकि हमें अगर लोगों के साथ जुड़ना आता है, तो हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। फिर हमने बात की थी, ये बहुत बेस्ट चीज है जो मैं लोगों को बताना सिखाना चाहता हूँ, कि भाई मुझे पता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, सेल्स करनी है, दैट इज द फर्स्ट एजेंडा ऑफ एनी बिजनेस। बट इसका भी एक बाप है जिसके लिए व्यापार किया जाता है। वो व्यापार किया जाता है इस थॉट से कि क्या आप अपने बिजनेस को सेल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको बिजनेस को सेल करने की एबिलिटी आती है, तो आप प्रॉफिट से, सेल से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जिसमें हमने एग्जाम्पल लिए थे बिट्टू टिक्की वाले का, आकाश इंस्टीट्यूट का, और ऐसे ही कई ट्रेडिशनल बिजनेसेस का जो ऑलरेडी चल रहे थे। बिजनेस को सेल करने के लिए 2 कंपोनेंट सबसे ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं। वन इज योर गुडविल और ब्रांड वैल्यू, जो आती है आपकी टीम मेंबर से, आपके रिजल्ट से, आपके अचीवमेंट से, आपके पास क्या इनोवेशन है उससे। और दूसरा आता है आपके डाटाबेस से, कि आपके पास जो डाटाबेस है, कनेक्शन आपने वो कैसे मेंटेन किए हैं। अगर आपको याद हो, तो पिछली बार हमने ये भी बात की थी कि आपके पास एक डाटाबेस शीट मेंटेन होनी चाहिए, जिसको मैंने अगले दिन या उसी दिन आपको समझाया था दोपहर की क्लास में। आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर की थी कि आप अपने डाटाबेस को सेगमेंट करना, सेग्रीगेट करना सीख लो। उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड कर लो। और यहाँ पे वो रोल आता है आरआरपी और आरएसपी का। जब आप अपने पास डाटा को ये देखते हो कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप, आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस या आपकी अंडरस्टैंडिंग 5 से 7 लेवल की है, वो आपको साल में एक रेफरेंस देने की काबिलियत रखते हैं। जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, तो आप उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको रेडी कर सकते हो ज्यादा रेफरेंसेस के लिए। उसको हम बोलते हैं आरएसपी, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर। साथ में हमने बात की थी कि सबसे पहले अपनी एक्सेल शीट बनाओ, उसके बाद दिमाग लगाओ कि आपको सीआरएम पे जाना है या जोहो पे जाना है। जब आपके पास लगता है कि आपके पास 8 10 12 लोगों की टीम हो गई है, आपका डाटा यूज होना ज्यादा चालू हो गया है, तब आप प्लान करो किसी बड़ी सॉफ्टवेयर के प्रति जाने की। और सॉफ्टवेयर लेना इज लाइक दी कंपल्सरी थिंग। अगर आपको आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो टेक्नोलॉजी में लगने वाला पैसा आपको हमेशा एडवांटेज देता है। जो कॉस्ट लगभग 2,000 से लेके 10,000 रुपये पर मंथ पड़ती है, जब आप अपने आप को टेक्नोलॉजी पे, सीआरएम पे या सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करते हो। तो साथ में हमने बात की थी आपसे, ये वाली बात नहीं की थी शायद मैंने आपसे, यस। तो ये वाली बात नहीं की थी। अब सीधी हम इसी बात की तरफ शुरुआत करते हैं। बट इस शुरुआत को करने से पहले, एज यूजुअल, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि जिस यथास्थित पोजीशन में बैठे हैं, आप स्थिति में बैठे हैं, हम एक बार 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, अपनी सांसों को फोकस करेंगे और इस शुभ शुरुआत को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मेरे साथ इसको दोहराओगे और इस हैबिट्स को अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को भी सिखाओगे। 1 2 एंड गो। ओम। अगेन। ओम। लास्ट। ओम। ग्रेट। एक बार प्राणायाम करेंगे। एक नोजल से इनहेल, दूसरे से एक्सेल, या आप दोनों से भी कर सकते हो। इनहेल विद द काउंटिंग ऑफ 1 2 3 4, होल्ड 2 3
4 5 6 7 8 and exhale 2 3 4 5 6 7 8 and inhale 1 2 3 4 hold 2 3 4 5 6 7 8 and exhale 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेट। आप अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को महसूस करो। महसूस करो जब आप सांस ले रहे हो आपकी किस किस बॉडी के पार्ट को इम्पैक्ट कर रही है, कहाँ कहाँ पे आपको एहसास दे रही है। एटलीस्ट 3 बार अपनी सांसों को आते जाते महसूस करो, क्योंकि अल्टीमेट दी बेस्ट थिंग यू कैन गिफ्ट टू योर बॉडी, टू योर सोल, दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड कंट्रोलिंग योर सेल्फ। सुबह उठते ही प्लीज सबसे पहला काम बेड से उतरने से पहले आप इसको शुरू करो, क्योंकि जब आप इसको शुरू करोगे आप अपने परिवार में एक अच्छी हैबिट दे पाओगे लोगों को, अपने परिवार के लोगों को। तो विद दैट नोट वी स्टार्ट टुडेज फ्रेश मीटिंग विद दैट नोट कि आप लोगों को जो मैं बिजनेस की बेसिक क्लैरिटी दे रहा हूँ उसमें एक चीज आपको बता रहा हूँ, उसमें एक चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर या आज के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसेस हाउस बनते जा रहे हैं वहां पे एक चीज बोली जाती है, डाटा इज द न्यू करेंसी ऑफ एनी बिजनेस। कि आपके पास आने वाला डाटा जो आप अपने पास मेंटेन करते हो वो डाटा ही आपकी नई करेंसी है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। आपको इस चीज की क्लैरिटी लेनी होगी कि उस डाटा के साथ क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो वो नई करेंसी है। क्योंकि उस डाटा के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो उस डाटा का आप कुछ ज्यादा सा कर नहीं पाओगे, कुछ ज्यादा सी चीज क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो दैट मीन्स मायने क्या रखती है, मायने रखती है रिलेशनशिप। अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस में रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, बिजनेस सेंस में अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, मुझे बताओ कि रिलेशनशिप बिजनेस सेंस में किस तरीके से डिफाइन करोगे। सिप सिप कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ में। अगर आप पार्टिसिपेट कर पाओ, अनम्यूट करके मेरे को बता पाओ कि भाई बिजनेस में रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ। Whenever there is a transaction, any kind of transaction. ग्रेट। तो बिजनेस में रिलेशनशिप का एक मतलब तो हुआ कि किसी ना किसी तरीके की ट्रांजेक्शन। तो Yes, ट्रांजेक्शन के sir. क्या क्या टाइप हो सकते हैं सर? तो क्या आपने कहा किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन, तो किसी भी तरीके का मतलब क्या? Sir, जैसे either we supply some kind of product हम्म or that person become our vendor हम्म। or we get leads from particular continuously from that particular person. यस यस यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अगर इसको हमें और अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी लेना हो, समझना हो अपने दिमाग को, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं रिलेशनशिप को। एक रिलेशनशिप वहां जहां पैसे का लेन देन हुआ, जी दूसरा हुआ जहां पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अवेयरनेस है। यही हम्म, दो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती हैं आपके बिजनेस के अंदर लोगों के साथ में। आप हमेशा कोशिश करते हो कि या तो अगला बंदा मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके अवेयर हो जाए, उसको क्लैरिटी मिल जाए, उसकी जान में उसकी नॉलेज में हम पहुंच जाएं कि हम ये करते हैं, या वो हमें किसी ना किसी तरीके से मनी की ट्रांजेक्शन कर ले। तो ये दो ही रिलेशनशिप हम हमेशा एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। डू यू ऑल एग्री? इफ यू एग्री तो एक बार yes, चैट बॉक्स में यस डाल दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो डॉक्टर साहब के अलावा मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो मेरे साथ ऑन है, इन है साथ में। और चैट बॉक्स भी पता लग जाएगा कि चैट बॉक्स भी यूज हो रहा है अपने साथ में। योगेश्वर जी, ये सेकंड तो होना ही पड़ेगा ना फर्स्ट होने के लिए भी। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट नहीं होता। अगर हम सेकंड को भी क्रिएट कर देंगे वो ज्यादा मायने रखेगा। लेट सपोज मेरे पास डाटाबेस 1000 लोगों का है, उसमें से आज तक 50 लोगों ने ट्रांजेक्शन की है, तो दूसरे नहीं कर पाए तो एटलीस्ट हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अवेयरनेस तो दे पाए उनको, उनको समझा तो पाए, उनके साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड तो कर पाए, उनको पता हो कि हम करते क्या है। क्योंकि राइट। गेम क्या हो रहा है कि फर्स्ट के चक्करों में हम सेकंड को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और जो हाँ हाँ। फर्स्ट वाला है आउटकम वो सेकंड का है। तो करेक्ट। सेकंड को लेके अगर हम इन डिटेल्ड समझाना बताना शुरू कर दें तो हमारे बिजनेस की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दैट इज द इंटेंट टू टेल कि भाई आपके पास जो डाटा है
जिसको करेंसी कहा गया है बिजनेस लैंग्वेज के अंदर, उस करेंसी को करेंसी बनाने का जो बीच में तोड़ है वो है रिलेशनशिप। और उस रिलेशनशिप को अगर आप समझो बिजनेस सेंस में, दो ही तरीके हैं रिलेशनशिप बिजनेस में डिफाइन करने के। इन दोनों को लेके हमें अवेयर रहना है, प्रेजेंट रहना है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये एक छोटी सी चीज, यानी कि एक और मैं आपको बिजनेस की बेसिक क्लैरिटी देना चाहता हूं, यानी कि बिजनेस का रूल नंबर 1 आपको सिखाना चाहता हूं, आज बताना चाहता हूं। प्रोफेशनल का मतलब, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आपसे हमें पैसा चाहिए, और पर्सनल का मतलब होता है कि आपसे सिर्फ प्यार चाहिए और अटैचमेंट चाहिए। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को ये बेसिक सा डिफरेंस नहीं पता कि जब आप किसी के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो उसका मतलब ये होता है किसी ना किसी सेंस में हमें उससे पैसा चाहिए, या हमें उस पैसे को दिलाने में हमारी मदद करे, या हमें उस गोल तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। इसी को हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहते हैं। और जहां पर्सनल रिलेशनशिप होती है वहां पे जरूरत होती है अटैचमेंट की, प्यार की, कि भाई हमारा उसके साथ अटैचमेंट है, प्यार है। अगर मैं इसको समझू कैसे, प्रोफेशनल मीन्स लेस इमोशनल एक्सपेक्टेशन और पर्सनल मीन्स लेस मनी एक्सपेक्टेशन। आप अपने रिलेशंस को महसूस कर कर देखो, क्योंकि ये बेसिक्स फर्स्ट फाउंडेशन डिफरेंस लोगों को नहीं पता है। इसी वजह से वो मिक्स कर रखे हैं कि यार कभी ये इंसान के साथ मेरी रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। उन रिलेशनशिप को हम ऐसे ही निभाते रहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, जो आज तक कभी काम नहीं आया। सिर्फ हम ये उम्मीद करते हैं कि क्या पता किस दिन काम आ जाए, तो क्यों ना इसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखें। आपको समझना होगा कि पर्सनली जब आप किसी को टाइम देते हो तो उन लोगों को टाइम देते हो जहां आपका अटैचमेंट है, जहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला बंदा पैसे से रिलेटेड आपके साथ कोई ट्रांजेक्शन करेगा या नहीं करेगा। इसके 2-3 एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है। इसी वजह से लोगों की मनी रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है। जैसे कि अगर आप अपने क्लोज सर्कल मतलब अगर आप अपनी फैमिली को काउंट कर कर देखो, जिसमें आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके किड्स आते हैं, आपके स्पाउस आते हैं, तो वो आपके पर्सनल रिलेशन है। तो उस पर्सनल रिलेशन में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आपको उनके साथ लगाव रहे, अटैचमेंट रहे, वहां से प्यार मिलता रहे, वहां पे आप उनसे इमोशनली अटैच होते हो, वहां से आप मनी नहीं एक्सपेक्ट करते। बट जब आप अपने टीम मेंबर्स को देखते हो तो आपके टीम मेंबर्स या आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स या आपकी कंपनी के, अगर मैं बात करूं, वेंडर्स, जिनके साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, तो आपका थॉट, आपका क्या होता है कि भाई इससे कुछ ना कुछ पैसा मिले। वो आपको पैसे कमाने में मदद ना कर रहा हो, बट आपके साथ इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हो, आपको मीठी मीठी आपके साथ बातें कर रहा हो, आपके साथ अटैचमेंट भी हो, और आप उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो दैट मीन्स आपने रूल नंबर 1 ऑफ बिजनेस समझा ही नहीं, कि बिजनेस के अंदर हम रिश्तेदारियां या रिलेशनशिप नहीं निभाते हैं, वहां पे हम पैसा कमाने जाते हैं। तो वहां पे हमें कई बार कठोर डिसीजन लेने होते हैं। उन डिसीजन को कहने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें उनको बताना है, समझाना है, और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको ये समझाना है कि भैया हमारी रिलेशनशिप का जो बेस था वो प्रोफेशनल था। अक्सर ये देखा गया है कि जब हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, हमारी इमोशंस, हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है, वो प्रोफेशनल रिलेशंस पर्सनल की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उस अवेयरनेस के अंदर आपको रहना होगा, उस चीज को आपको समझना होगा कि जिस इंसान के साथ मेरा जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है कैसा। यानी कि आपकी रिलेशनशिप हमेशा पर्पसफुल, मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर आपकी रिलेशनशिप में पर्पस नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो आप उस रिलेशनशिप को एवं ही निभा रहे हो एज ए डिफॉल्ट फ्यूचर। आपको डिसाइड ही नहीं, यानी कि आप अपने फैमिली में भी जो रिलेशनशिप रखते हो वो भी पर्पसफुल होती है और मीनिंगफुल होती है। ऐसे ही जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ रिलेशनशिप को निभाओ तो उसको पर्पसफुल, मीनिंगफुल आपको बनाना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, डेली सोने से पहले आप महसूस करो, चेक करो अपने आप को कि क्या आपने रूल नंबर 1 को फॉलो किया। रूल नंबर 1 क्या कहता है आपको, कि क्या आपने आज पूरा दिन में कोई मनी मेकिंग एक्टिविटी की।
क्योंकि आपने पूरा दिन निकाल दिया और रात को आप सोने जा रहे हो और आप पूरा दिन किए हुए काम को सोचो जाकर कि क्या पूरे दिन में आज कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे पैसा मिले या लीड्स मिले या कनेक्शंस मिले। अगर आपने रूल नंबर 1 फॉलो नहीं किया बिजनेस में तो आपने कुछ ना कुछ दिक्कत की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। क्योंकि पूरे दिन का काम आपका क्या था? कमाई। और कमाई करने के लिए जो हमें मनी मेकिंग एक्टिविटी करनी थी, उस मनी मेकिंग एक्टिविटी पे हम अवेयर ही नहीं, अलर्ट ही नहीं। आप कह रहे हो जी मनी हमेशा तो मिलेगी नहीं, तो मैं कह रहा हूं मनी तो नहीं मिलेगी, बट मनी की जो दूसरी रिलेशनशिप है, करेंसी। बिजनेस के अंदर आपको 3 तरह की करेंसी मिलती है। क्या आप जानना चाहते हो कि 3 करेंसी क्या है? क्योंकि आप लोगों ने तब तक एक ही करेंसी सुनी थी, उसको अब दिनार कहते थे, रुपया कहते थे, डॉलर कहते थे। चैट एक बॉक्स तो में एक सर बार। दूसरा अपना डेटाबेस हो गया, ये भी हम्म। तो करेंसी होगी। डेटाबेस आ गया, हाँ, यस यस कह सकते हो आप, बिल्कुल। तो रेफरेंस। आपके, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। रिलेशंस। रिलेशंस। तो बिजनेस के अंदर हम हमेशा ये 3 करेंसी की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमें ये 3 करेंसी मिलने की उम्मीद रहती है। सबसे पहले कि हम चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी रूप में उनसे मनी मिले। आपका फर्स्ट मोटिव ये होता है। सेकंड मोटिव आपका होता है सोशल कनेक्शंस और रेफरेंसेस मिले। यानी कि जिस बंदे के साथ हम अपना समय बिता रहे हैं, जिसको अपने डाटाबेस में लेकर आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उससे हमें कुछ सोशल कनेक्शंस या रेफरेंसेस मिले। तीसरा, हम चाहते हैं कि उससे स्वेट और एफर्ट्स ले सकें। यानी कि उस बंदे से हम उसकी ही सर्विसेज हम टेक ऑन कर सकें या उसके कुछ एफर्ट्स को हम अपनी लाइफ में एंगेज कर सकें। तो ये 3 मकसद होते हैं आपके बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ करेंसी, जिसको आप टेक ऑन कर सकते हो। किसी भी इंसान के साथ जब आप अपनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि क्या इस इंसान से कुछ पैसा आया, पैसा नहीं आया तो क्या इससे कुछ सोशल कनेक्शन रेफरेंसेस आए, या सोशल कनेक्शन रेफरेंस है तो क्या ये खुद अपने आप में अपने एफर्ट से मुझे मदद कर सकता है। अगर आपकी अवेयरनेस मनी मेकिंग एक्टिविटी के टाइम पे इन तीनों में से कुछ भी एस्टेब्लिश होती है तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया। आज आप रात को सोने से पहले सोचते हो कि यार मैं एक अच्छे इंसान से मिला जिसका अपना खुद का एक नेटवर्क है, अपनी एक जान पहचान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, एक अच्छे इंसान से मिला, तो ये इन फ्यूचर में को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आ सकता है। तो दैट मीन्स आप बिजनेस का रूल नंबर 1 आपने आज पूरा दिन फॉलो किया है, जिसके ऊपर काम किया है। बट सिर्फ मिलना सफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेज में फोकस क्या होगा कि आपकी नोइंग, आपकी लाइकिंग, आपकी ट्रस्ट, 5 स्टेजेस जो हमने बात की थी शुरू की क्लासेस में, कि आपकी नोइंग, आपकी लाइकिंग, आपका ट्रस्ट उस इंसान के साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि वो आपको ट्रांजेक्शन कराने में मदद कर सके। तो वो कैसे करेगा? जब आप उसको अपने बिजनेस की कुछ सक्सेस स्टोरी सुनाओगे, आप क्या प्रॉब्लम सोल्व करते हो, किस पेन को दूर करते हो, क्या लोगों को वैल्यू एडिशन करते हो, वो बताओगे। जब आप उसको अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर, ऑटोमेशन या अपनी पावर को उसको समझा पाओगे किसी ना किसी सेंस में, तभी तो कोई मदद कर पाएगा ना आपकी, तभी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि भाई मैं इस इंसान से डायरेक्टली पैसे का लेन देन नहीं कर सकता, भाई अब मैं बीमार तो नहीं हो सकता डॉक्टर साहब के साथ ऐसे जाओ कि भाई मेरे बीमार हूं, मेरा कुछ इलाज कर दो, बट आप हमेशा 2 चीजें उम्मीद कर सकते हो। कि 2 चीजें ऐसी हैं जो आप हर इंसान से उम्मीद कर सकते हो जो आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है। तो आपको बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमेशा फोकस करना है कि मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा इज इन 3 वेज। आप इन 3 तरीके से भी पैसे का टेक ऑन कर सकते हो, पैसा आपके काम आ सकता है, क्रिएट करा सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी की वेबसाइट बनाता हूँ लाख रुपए की, बट मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसके साथ प्यार है, लगाव है, शायद वो लग रहा है मेरी वेबसाइट 50,000 में बना देगा या 60 में बना देगा, 70 में बना देगा। तो जो बीच की डिस्काउंट मिली है वो मिली है उस रिलेशनशिप, उस जान पहचान की वजह से, उस कमाई, उस समय स्पेंड करने की कमाई है मेरे लिए। तो विद दैट नोट, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि जब आप को पार्टनर बना रहे हो लोगों को। सर ये सेट वाला एक बार दोबारा से क्लियर कर दो, वो कंफर्म नहीं हुआ।
इसमें मैं ये बताना चाह रहा था नवीन भाई आपको कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो तो उस इंसान के पास अगर आप देखो तो कई सारी चीजें होती है जो आपको दे सकता है। उस बंदे के पास भी तो अपने एफर्ट्स हैं, जैसे कि मैं खुद का कोवर्किंग ऑफिस स्पेस देता हूँ, है ना, मेरी कमाई वो है, मेरे एफर्ट्स हैं। तो मैं किसी इंसान को अगर ऑफिस देना चाहूँ तो लगभग 7,000 रुपये, 7,500 रुपये सीट का प्राइस होता है। बट लेट सपोज नवीन ऑफिस लेता है, अपनी टीम का मेंबर इस तरह बैठाना चाहता है ताकि वो गुड़गांव यहाँ से कवर कर सके, और नवीन ने वो जान पहचान अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बेसिस पे मेरे से 5,000 रुपये में ले लिया। तो जो डिफरेंस आया कमाई का, वो किस चीज पे आया है? वो मैंने स्वेट लगाया ना, अपना अपना एफर्ट लगाया है यूज करने के लिए। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे एक मित्र हैं विनोद मलिक, वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो देते हैं लोगों को, लगभग 15 से 20 हजार रुपये मिनिमम उनका टिकट साइज शुरू होता है। दैट इज द मिनिमम दे डू। बट फॉर मी, उन्होंने कई बार एक एक दो दो महीने ना मेरे से पैसे ही नहीं लिए, खुद ही नहीं लिए, मना कर देते, नहीं नहीं सर आपसे नहीं लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। कई बार मेरी क्रिएटिव डिजाइन कर देता है, कई बार खुद मेरे को किसी ना किसी से कनेक्ट करा देता है, मेरे लिए एड खुद अपने आप स्पॉन्सर कर देता है अपने आप, कि नहीं नहीं सर कर देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। बिकॉज वो मेरा कोर्स नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कनेक्शन से, रेफरेंसेस से, या जो उसके पास नॉलेज है, क्योंकि उसकी डिजिटल मार्केटिंग की तो नॉलेज है ना, उस नॉलेज को मुझे देकर अपने एफर्ट से किसी न किसी रूप में मेरी मदद करता है। तो मैंने एक ऐसा इंसान कमा रखा है जिससे पैसा आए ना आए, बट उसके एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं मेरे काम आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे आगे मेरे बिजनेस में ले जाने में मुझे मदद कर पाते हैं। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि जो मेरे पास डाटा बेस है, उस डाटा बेस में से मैं क्या निकाल सकता हूँ। क्योंकि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में क्या समझा था कि डाटा बेस इज द न्यू करेंसी। हम उसके नीचे गए, मैंने कहा डाटा बेस के साथ होने वाली रिलेशनशिप इज द न्यू करेंसी। तो फिर हमने कहा कि रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप हमने दो तरीके की बताई, या तो बंदे के साथ कोई मनी की रिलेशनशिप हो रखी हो, या बात हो रखी हो उसके प्रोडक्ट एंड अवेयरनेस की। तो जब हमने मनी की बात की तो हमने कहा मनी भी तीन तरीके की है। या तो बंदे से आप मनी की फॉर्म में पैसा ले लो, या मनी की फॉर्म में उससे डाटा ले लो, या मनी की फॉर्म में जो उसकी चीज है आप उससे वो ले लो, वो भी तो काम आती है ना किसी न किसी तरीके से। जैसे मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरी कार ले जाते हैं बहुत बार, कहीं उनको खाटू श्याम जी जाना होता है या कहीं वैष्णो देवी की तरफ जाना होता है, तो अब मैं उनके उस रूप में काम नहीं आ सकता। तो जो मेरा स्वेट है, जो मेरी एफर्ट्स हैं, जो मेरी एसेट्स हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं उसके काम आ रही है ना, किसी न किसी तरीके से मैं प्रोफेशनली उनको मदद कर पा रहा हूँ। दैट इज द आइडिया इज क्लियर। क्रिएटिवली। जी जी। अब मैं जिस चीज को आपके साथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, वो ये करना चाह रहा था इस पर आने से पहले कि भाई आपके पास कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शन किसी भी रूप में काम नहीं आ रहा है। ना आपको कभी कोई रेफरेंस दे रहा है, ना आपको वो कोई मनी दिला रहा है, ना किसी एफर्टफुल में दे पा रहा है, तो आप उसकी ग्रेडिंग तो करोगे ना। क्योंकि कोको क्या बता रहा है आपको? कोको आपको ये बता रहा है कि आपको अगर कोको करना है तो दो तरीके, पहला है आरआरपी, रेफरेंस रिकमेंडिंग पार्टनर, और दूसरा आरएसपी, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर। तो जब आप अपने डाटाबेस को देखोगे तो आप रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ देखोगे ना, यार ये बंदा है ना आज तक काम नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं आ सकता है, तो उसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दे देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप अपने डाटाबेस को 10 में से ग्रेडिंग करते हो, उस ग्रेडिंग में आपको ये नोटिस होता है कि यार ये बंदे की जो ग्रेडिंग आ रही है वो 5-6 तक आ रही है, तो इसका मतलब वो बंदा आपको साल में शायद एक रेफरेंस दे सकता है, अदरवाइज उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है रेफरेंस देने की। बट किसी की ग्रेडिंग ये आती है कि पैसा नहीं दे रहा है। जैसे कि एज ए एग्जांपल मैं अगर बताऊं, सुरेश सर हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो तजुर्बा चलाते हैं। उनकी लेट सपोज अगर मेरे साथ मेरे डाटाबेस में है, मुझे पता है कि उनके पास अच्छा कनेक्शन बेस है, जिस विजन पे वो काम कर रहे हैं उसी पे मैं कर रहा हूँ। मैं भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ आसान बनाना चाह रहा हूँ, वो भी बनाना चाह रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट के बारे में वो भी अवेयर हैं। अगर मैं उनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लूँ तो मुझे पता है कि उनके साथ किया हुआ को ज्यादा वैल्यू दे सकता है मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं उनको अपने आरएसपी कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा और उनसे बात करूंगा, यानी कि अभी तो उनको मैं मे बी की कैटेगरी में रखूंगा, मे बी फॉर आरएसपी, सो दैट आई कैन डिस्कस विद हिम। और उनको अगर मैं कन्विंस कर पाऊं तो मेरे पास बहुत सारे कनेक्शंस, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आ सकते हैं। तो जो कोको एस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, जो हमें सहयोग की स्ट्रेटेजी बनानी है, बिल्ड करनी है, इससे करना क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो आप? जब हम लोगों के साथ अपनी ये टेक्निक लगाएंगे तो इन रिटर्न आपको क्या उम्मीद है कि क्या क्या मिल सकता है?
आप में से कुछ लोग बता सकते हैं क्या? मैं क्वेश्चन समझा पाया आप लोगों को? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये कोको टेक्निक सीख रहे हो, है ना? अरे राजेश भाई साहब भी आ रखे हैं, गुड मॉर्निंग राजेश भाई। आप ये कोको करोगे मॉर्निंग जी। लोगों के साथ, उनको बताओगे, समझो चाहोगे, क्या क्या लेना चाहते हो आप कोको करके? कहाँ कहाँ काम आते हैं कोको? जी। कोको से वही रेफरेंसेस मिलेंगे जो वो हमें 3 तरह की करेंसी दे सकते हैं। जी, एक तो वो हो गया, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसलिए मैं सोचना चाह रहा हूँ कि सोच कर देखो क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो आप अपने कोको पार्टनर से ले सकते हो, कहाँ कहाँ पे लोग आपको मदद कर सकते हैं। जी, धर्मेंद्र जी ने ग्रुप में लिखा, डायरेक्ट बिजनेस और रेफरेंसेस, बिल्कुल। और सोचो और क्या क्या ले सकते हो आप। आपके पास अगर कनेक्शन है, नेटवर्क है, वो आपको कई सारी चीजों में मदद करता है। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सेंस हम एक बार महसूस तो करके देखिए कहाँ कहाँ पे हमें वो मदद कर सकता है। सर उनकी स्किल्स। हाँ, वो स्किल्स किस तरीके से स्किल्स दे सकता है, समझ गया। बिजनेस में कैसे मदद करेगा? सर मान के चलो मेरे बिजनेस में मान लो कोई भी, मैं कहीं पहुंचना चाहता हूँ या मैं कुछ गोल अचीव करना चाहता हूँ, उसके अंदर मुझे अगर, जैसे अभी आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग वाले की जरूरत है लीड जनरेशन के लिए, हम्म। ठीक है ना? या हम्म। मान के चलो मुझे इसी मान लो इस तरह की, जैसे मुझे अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, सीआरएम बनवाना है, हम्म। तो वहां पर भी वो चीज काम आ जाएगी। मदद कर सकता है, यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने मोहन जी। स्प्रेडिंग ब्रांडिंग एंड ट्रस्ट, रविंद्र भाई आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि मैन पावर में, रेफरेंसेस में। तो हमें इस चीज की अगर क्लैरिटी है कि भाई हम इनसे ले क्या सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज मांग सकते हैं उनसे। हमारे पास बहुत कुछ है जो हम उनसे ले सकते हैं, बट उस अवेयरनेस में तो हो हम कि हमें उनसे क्या क्या लेना है, किस किस तरीके से वो काम आ सकते हैं। तो कुछ एक चीजें मैंने लिखी हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कि सबसे पहले आप किसी भी कोको पार्टनर से उम्मीद करते हो कि वो आपको कुछ कनेक्शंस और रेफरेंसेस दे दे। आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपके बिजनेस के लिए कुछ लीड्स या नई रेवेन्यू, नई कोलेबोरेशन किसी से कराने में, आपको किसी से जुड़वाने में, आपके बिजनेस के नए आयाम तक लेकर जाने में आपको मदद कर दे। वो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल दिलाने में मदद कर दे। वो आपको, जो कोको पार्टनर्स, मदद कर दे कि आपकी ब्रांडिंग एंड प्रमोशन में हेल्प हो जाए। आप कोको पार्टनर से चाहते हो कि वो आपको नए बिजनेस पार्टनर्स, नई टीम या रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको मदद कर दे। प्लस आपके बिजनेस आइडियाइजेशन में, आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग में, आपके ग्रोथ में, आपके एक्सपेंशन में किसी न किसी रूप से मदद कर दे। कोई सुझाव देकर, कोई चीज का वैलिडेशन देकर, किसी न किसी रूप में कोई और चीज को मदद कर दे आपके साथ में। तो ये आप ज्यादातर चीजें आप अपने कोको पार्टनर से, कोको पार्टनर मतलब वो कनेक्शंस जिनसे आप कोलैबोरेट करने वाले हो, जिनके अंदर आप वो वैल्यू देखते हो कि यार ये मेरी ग्रेडिंग के हिसाब से अगर देखो तो ये मेरे आरएसपी है, ये आरआरपी है। क्योंकि जो आरएसपी आरआरपी नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी सेगमेंट में नहीं आ रहा आपके पास में। क्योंकि हमने सेगमेंट को जो समझा था, वो इसी थॉट प्रोसेस से समझा था कि बिजनेस में हमें थोड़ा पर्टिकुलर रहना है, यहाँ पे इमोशंस नहीं निभाने, इमोशंस के थ्रू अपने प्रोफेशन को मजबूत बनाना है। आप समझो एक छोटी सी क्लैरिटी को लेके, क्योंकि हम बहुत बार डर जाते हैं लोगों से पैसे मांगने में। जब इंसान पहली बार पैसे नहीं देता, फिर दूसरी बार भी नहीं देता, तीसरी बार मांगने से भी नहीं देता, तो हम हार्ड वर्ड यूज करने में, उसको क्लियर भाषा में समझाने में कि भाई तू गलत कर रहा है, बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। बिजनेस चलता है कमिटमेंट एंड प्रॉमिस पे, और कमिटमेंट और प्रॉमिस पूरे ना हो तो फिर चलता है क्लियर कम्युनिकेशन पे। और क्लियर कम्युनिकेशन भी ना करो और आपको एहसास करा जाए कि आप गलत हो, फिर तीसरा चलता है आपकी एक्सट्रीम ओनरशिप पे, कि क्या अंदर से आपको महसूस हो रहा है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। आप तीनों ही चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, और आप उसको दिल खोलकर समझा भी नहीं पा रहे हो, बता भी नहीं पा रहे हो कि भाई तेरे जैसे लोगों के साथ व्यापार नहीं चलते। क्यों? क्योंकि हमें अपने बिजनेस की फाउंडेशंस की क्लैरिटी नहीं है कि भाई आप बिजनेस जो कर रहे हो, उस बिजनेस को आपको जो निभाना है, आपको जो उससे लाना है, तो वो कुछ ये चीजें हैं। तो मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूं कि भाई ये चीजें आपको मिलती हैं जब आप लोगों के पास रहते हो, सिर्फ वो एक चीज नहीं मिलती। तो विद दैट नोट, मैं अगर आपके साथ शुरू करूं, डिस्कस करूं कि आपको अपने बिजनेस को
सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी लानी है आपके बिजनेस के अंदर में, तो आपको आपके बिजनेस में एक चीज की जरूरत होगी, वो चीज है फंड्स। अगर आपको आपके बिजनेस को सस्टेन करना है और स्केलेबिलिटी लानी, तो सस्टेन की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी नैया जो डगमग डगमग कर रही है, और स्केलेबिलिटी मतलब कि हम अब इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो उन दोनों ही केस में आपको सबसे जरूरत पड़ती है फंड्स की। और बिजनेस के अंदर फंड्स लाने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं। अब आपको देखना होगा कि आप इन 4 तरीकों में से किसको यूज कर सकते हो, क्योंकि हर एक की अपनी एक लिमिट है, हर एक के अपने बेनिफिट है। पहला तरीका होता है जब आपके बिजनेस में फंड आता है, वो होता है सेल्फ फंडिंग, कि आपके पास जो जमा पूंजी है आप अपने आप उस फंडिंग को सोर्स करते हो अपने खुद के एफर्ट से। दूसरा सबसे बेस्ट चीज जहां से फंड आता है आपके बिजनेस में, वो आता है सेल्स से। और सेल्स के लिए आपको बिजनेस की 2 कोर प्रॉब्लम्स की मास्टरी करनी होगी, लीड लाना और लीड को कन्वर्ट करना, क्योंकि तभी आपके पास सेल्स आएगी। क्योंकि बिजनेस में आने वाला ये पैसा ऐसा होता है जो आपका खुद का होता है, सबसे पॉजिटिव होता है, सबसे पावरफुल होता है। तीसरा होता है सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि आप अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस को बढ़ाने के लिए या उसको चलाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए आप इंटरेस्ट पे पैसा ले सकते हो, लेकिन वो सस्ता होना चाहिए। बैंक से मिल जाए, बैंक से नहीं मिल पा रहा है तो किसी साहूकार से मिल जाए, किसी साहूकार से नहीं मिल पा रहा है तो किसी पार्टनर से मिल जाए, किसी दूसरे बंदे से मिल जाए। और चौथी जो चीज होती है वो होती है स्टेक सेल करके, कि आप अपने बिजनेस के अंदर स्टेक सेल कर दो, आप किसी को पार्टनर बना लो, किसी को हिस्सेदार बना लो। तो ये 4 चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप अपने बिजनेस में पैसा लेकर आ सकते हो। मेरा जो मेन मकसद है आपको जो सिखाना है, समझाना है, आपको बताना है कि ये चौथे वाले को बिल्ड कर लो, क्योंकि आपकी ये परमानेंट एसेट है जिसको कभी भी अगर आप बेचते हो तो आपके पास पैसे आ सकते हैं। अगर ये वाला चौथी चीज आपकी स्ट्रांग है तो आपको घर की प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी, घर के पैसे को या ज्वारात ज्वेलरी को या आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा। तो फोर्थ पे हमें काम करना चाहिए, फोर्थ पे हमें फोकस करना चाहिए। आप कुछ पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? आप कुछ शेयरिंग कर रहे थे क्या डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। सर मैं ये कह रहा था कि एक तो क्या हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे हमारी जो 2 कोर प्रॉब्लम है, जैसे मैं अपने क्लिनिक पे सारी जगह करता हूँ, तो सर हम्म, हमारी 3 पाइपलाइन हो जाती है। सबसे पहले तो लीड जनरेशन, हम्म, दूसरा कन्वर्जन और तीसरा सेटिस्फेक्शन। हम्म, ये मान के चलो जैसे कोई भी कस्टमर, क्लाइंट, पेशेंट कुछ भी आता है और जिस हम्म, एक्सपेक्टेशन के साथ वो हमारे पास आया, हम्म। क्या वो एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी हुई? क्या वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर गया? हाँ, वो नेक्स्ट टूल है, वो उसी के पार्ट में आ जाता है अगर आप उसको कंसिडर हाँ। करोगे और साथ सर में। ये जो आपने बताया ना फंडिंग वाला, हाउ टू गेट फंड्स वाला, इसमें हम्म। सर क्या हम 5वें पार्ट के रूप में फ्रेंचाइजी को जोड़ सकते हैं? तो फ्रेंचाइजी तो स्टेक होल्डिंग सेल करना होगा दोस्त, सही आपने क्वेश्चन पूछा। तो जो नहीं सर, फ्रेंचाइजी में स्टेक नहीं जाएगा। अपने बिजनेस का ही तो स्टेक दे उसमें रहे हो आपके इक्विटी होनी चाहिए। नहीं हैं? नहीं, फ्रेंचाइजी में सर हम अपनी एक्सपर्टाइज दे रहे हैं, स्टेक केस के इक्विटी चली गई हमारी। हाँ, मैं समझ जैसे गया आप। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड की 10,000 फ्रेंचाइजी है, नहीं, आप तो टेक्निकल उसका में स्टेक 100% उसके पास है। तो हाँ, गोट इट, ले लिया मैंने आपका पॉइंट। लेकिन यहाँ हाँ पे हाँ। बताना जो समझाना मैं चाह रहा हूँ, स्टेक मतलब कि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड, आपके बिजनेस के ब्रांड में ओके, इंटरेस्टेड, आपके बिजनेस को टेक ऑन लेने के लिए तो जरूरत किसी न किसी इंटरेस्टेड है। तरीके से मतलब उसका इन्वॉल्व होना, हाँ, या किसी हमने न उसको किसी इन्वॉल्व तरीके किया से है, आपके चाहे वो बिजनेस में। फ्रेंचाइजी हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे कुछ भी हाँ, हो। क्योंकि फ्रेंचाइजी तो पार्टनर बना ना, क्योंकि जिन लोगों जी। की ये थॉट होता है कि वो फ्रेंचाइजी है, मेरा पार्टनर नहीं है, वो मेरा स्टेक होल्डर नहीं है किसी न किसी तरीके से, तो वो थॉट क्रिएट नहीं कर पाएगा। ही इज आल्सो पार्ट ऑफ योर बिजनेस। जी मोहित सर। ओके। फ्रेंचाइजी इज आरएसपी ना? हाँ, फ्रेंचाइज आरएसपी, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है। बट थॉट यहाँ पे ये है कि क्या आपके वो स्टेक को लेने की काबिलियत रखता है, क्योंकि अगर आपके स्टेक को लेने की काबिलियत रखता है तो इसका मतलब वो आपके बिजनेस को टेक ऑन कर सकता है, आगे की तरफ लेकर जा सकता है। दैट इज आइडिया। क्योंकि हम जो फोकस कर रहे हैं वो शायद 1 साल लगेगा मैक्सिमम हमारे बिजनेस को इस तरीके से बनाने के लिए कि हम अपने बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर ला सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग भी तो बिजनेस तलाश कर रहे हैं ना, बट उस बिजनेस को वो उस तरीके से देख नहीं पाते। तो मेरा जो सपना है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के बिजनेसेस को इस तरीके से बिल्ड कराना है ताकि वो अपने बिजनेसेस को बेच सके, क्योंकि ये ही एक्चुअल में बिजनेस का अल्टीमेट गेम होता है ना। आज से 10 साल 12 साल पहले हम सुनते बड़ी अच्छी अच्छी कहानी, ये जो एलन मस्क जी हैं, ये पेपाल बेच के आ गए, है ना, पेपाल भी चल रही है और ये आजकल अपना कुछ और बना रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास में, बट ये सक्सेस स्टोरी हमने खाली सुननी है, बनानी भी है। तो मेरा मकसद है कि मैं लोगों की सक्सेस स्टोरी बनाऊं कि भैया बिजनेस बिकते हैं। आपने वो बेसिक फाउंडेशन ही क्लियर नहीं की, उस बेसिक फाउंडेशन को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। डन है जी। तो हम शुरू करते हैं आगे का पार्ट। अबे शेयर नहीं करना था जी, स्लाइड शो करना था। जी, तो अभी ना कुछ मैं चीजों का कन्फ्रंटेशन कराने वाला हूँ आपके साथ में। जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ कन्फ्रंटेशन कराया था, आपको समझाया था कि भाई कर क्या रहे हो। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो रोटी कमाते हो, कभी उस रोटी को कैलकुलेट किया आपने? जो इतनी मेहनत करते हो, उस रोटी को कभी कैलकुलेट किया है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि जो आप अपना समय लगा रहे हो उसके बदले में कमा क्या रहे हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं आइडिया है, वो उस धुन में दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा समय लगाएंगे और अपनी रोटी की वैल्यू एक बार निकाल कर बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं और किस तरीके से जा रहे हैं। निकालना कैसे है? अगर आप देखो, ऑन एन एवरेज एक बिजनेस ओनर जो है वो 10 घंटे काम करता है, यानी कि सुबह 9 से लेके शाम के 7 बजे तक वो एक्टिव अलर्ट हो जाता है, काम करता रहता है। ठीक है जी। तो पूरा महीने में अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं वर्किंग आवर्स को लेकर, तो एक बिजनेस ओनर का वर्किंग आवर, क्योंकि उसके लिए संडे भी नहीं होता है, उस दिन भी उसके दिमाग में बिजनेस ही चल रहा होता है, वो लगभग एक महीने में 300 घंटे काम करता है। अपनी लाइफ का 300 घंटा वो बिजनेस को डेडिकेट करता है। बट मजे की बात ये है, क्योंकि हम तो वो बिजनेस ओनर है जो 24 घंटे बिजनेस ही सोचते हैं, यानी साला सपनों में भी बिजनेस ही चल रहा होता है, लेन देन उठा पटक कहीं ना कहीं पे। तो अगर आप रियल सेंस में देखो, बिजनेस ओनर की तो ये है कहानी कि उसकी पूरी जिंदगी इसी चीज में निकल जाती है, हर घंटा हर पल किसी न किसी रूप में, जहां पे वो बिजनेस के रूप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। तो अगर मैं देखूं एक्चुअल सेंस में, तो बिजनेस ओनर 2400 घंटे 30 दिन लगभग 720 घंटे अपने बिजनेस पे लगाता है। तो अब अगर एक बंदा महीने के लाख रुपए कमा रहा है ना, आपकी अर्निंग, वो कहते हैं ना मोटी मोटी नटशेल में लाख रुपए निकल कर आ रही है, तो इस लाख रुपए को अगर मैं 300 से डिवाइड कर दूं, जो एक आइडियलिस्ट फिगर है, और एक रियल फिगर है 720 से मैं अगर डिवाइड कर दूं, तो जो आपका निकल कर आया वो आपकी रोटी है, यानी कि रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट है पर घंटे की आपकी एबिलिटी। यानी कि आपको मैं उस पॉजिटिव सेंस से लेकर चलता हूं कि आप 9 बजे ही सोचना शुरू करोगे ऑफिस के बारे में, और 7 बजे आपका बंद, आप अपने फैमिली टाइम में जुट जाओगे। ना सुबह आप बिजनेस का ज्ञान लोगे 6 बजे उठ के, ना बिजनेस आइडिएशन करोगे, ना रात तक प्लानिंग करोगे, डे रिपोर्टिंग करोगे, वो चीजें हटा देता हूं मैं। 10 घंटे ही काउंट करता हूँ सिर्फ आपके क्वालिटी ऑफ टाइम। और पूरा महीना आपने अगर सिर्फ 300 घंटे दिए और लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो, तो पर घंटे की आपकी वैल्यू निकल कर आती है 330 रुपया। बात समझ में आई? अब मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि ये तो आगे आपकी रोटी, बट अब कैलकुलेट करते हैं स्टाफ की रोटी, या जो मजदूर होता है ना, जो मेहनत करता है पूरा महीना, उसकी क्या रोटी निकलती है। तो अगर आप स्टाफ की रोटी कैलकुलेट करो, या एक मजदूर जो मजदूरी करता है, वो लगभग पूरे दिन के दिहाड़ी के ना 1000 रुपये लेता है ना, कम से कम। तो 1000 रुपये लेता है, तो वो भाई ना 9 बजे आएगा और 6 बजे चला जाएगा, और बीच में वो लंच भी खाएगा, आधा घंटा उस पर भी लगाएगा। बट हम काउंट करते कि नहीं भाई, वो 9 से 6 ही काम कर रहा है, और वो 25 दिन काम कर रहा है। तो 25 दिन अगर वो काम कर रहा है, तो उस बंदे को 1000 रुपए के हिसाब से ऑन एन एवरेज 25,000 रुपये वो कमाता है। तो इस बंदे का पर आवर का जो टाइम निकला, अगर आप देखो, वो निकला 110 रुपये। समझ में आई बात? जो मैथ्स में थोड़े से स्लो हैं उनको मैं बता दूं, 6 से 9 जब आपके टीम मेंबर्स काम करते हैं, तो वो आपको दिन में 9 घंटे देकर जाते हैं।
कोई मजदूर आपके घर पे गड्ढा खोदने आता है, ईंटें उठाने आता है, तो वो बंदा मजदूरी जो होता है वो 6 बजे बंद कर देता है अपना काम, वो टाइम के पंक्चुअल होते हैं वो, और आधा 1 घंटा वो खाने पीने में बीच में भी लगाते हैं। तो मोटा मोटा कोई भी बंदा आपको एफिशिएंटली 9 घंटे देता है। जब वो घर जाते हैं तो घर जाके वो अपने परिवार, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, आपके व्यापार के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो यानी कि कोई बंदा जो महीने के 25,000 रुपये कमाता है, वो एज ए रोटी, रिटर्न ऑफ टाइम, लगभग 110 रुपये पर आवर देता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप अपनी रोटी देखो कितनी महंगी है आपकी, अगर आप लाख रुपए कमाते हो, तो अगर आपके टीम मेंबर की रोटी देखो, तो आपको खुद एफर्ट लगाना चाहिए या आपको अपना टीम का बंदा हायर कर लेना चाहिए। और टीम के बंदे में भी देखो, अगर आप एक बंदा जो 15, 18, 20 हजार रुपये में मिलता है एज ए पीसी, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, जो आपके बहुत सारे रिपीट नेचर के काम को खुद हैंडल कर सकता है, जिसको आप ट्रेनिंग दे सकते हो, उसको समझा सकते हो, बता सकते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारे काम खुद आप कर रहे हो। जो काम आपका 110 रुपये में कोई बंदा कर सकता है, 110 रुपये मतलब जिसको आप 25,000 रुपये दे रहे हो, बट मैं यहाँ तो बात कर रहा हूँ 15,000 रुपये की, जो 110 की जगह भी 80 रुपये पड़ जाता है। और आप एक्चुअल जो वैल्यू रखते हो, कम से कम लाख रुपए की वैल्यू तो रखते हो महीने की, जैसे भी गई गुजरी है। तो अगर आपकी लाख रुपए है मिनिमम, तो आपका जो पर घंटे का एवरेज आता है वो 330 रुपये आता है। बट आप वो 70 रुपये, 75 रुपये, 60 रुपये वाले काम कर रहे हो, जिसके लिए आप किसी बंदे को हायर कर सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भाई आप अपनी डेली, वीकली, मंथली की जो रिपीट चेकलिस्ट है ना, प्लीज बना लो। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो आपकी एसओपी है उनको बना लो, उनको क्रिएट कर लो। अदरवाइज जो इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है ना आपके बिजनेस में, वो आती रहेगी, आप खुद क्रिएट करते रहोगे। आपके पास लोग इसलिए नहीं टिक पा रहे क्योंकि आपकी चेकलिस्ट, आपकी एसओपी, आपके प्रोसेसेस, आपके रिपीट टास्क की लिस्ट नहीं बनी हुई है। हमारा फरवरी का मेन फोकस है, जैसे जनवरी में हमारा फोकस था कि आप लोगों को अपनी माई प्रॉमिस वॉल बनानी है, ऐसे ही मेरा फरवरी का फोकस आप लोगों के साथ में कि आपको आपके लिए एक पीसी हायर करना है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हायर करना है। बट उसको हायर करने से पहले बहुत सारे काम होंगे। क्या वो काम आपने कर लिए हैं? तो उसमें से एक काम है, आपके पास कम से कम 100 कामों की लिस्ट, कि अगर आप अपनी कंपनी में कोई 15, 18, 20 हजार रुपये का बंदा हायर करो तो उससे क्या कराओगे। अगर वो आपने लिस्ट बना रखी है तो आप उससे ज्यादा वैल्यू निकाल पाओगे। अदरवाइज आपको 15 दिन, 1 महीने बाद ये समझ में आएगा कि यार इससे क्या कराऊं, ये तो पैसे वेस्ट जा रहे हैं, तो मैं खुद ही क्यों ना कर लूं। और मैंने अभी आपको समझाया है कि भाई आपकी वर्थ उससे 5 गुना ज्यादा है। एक बंदा जो 15, 18, 20 हजार रुपए की तनख्वाह पे आता है, उसका रोटी, रिटर्न ऑफ टाइम जो आता है वो मुश्किल से 60, 70, 75 रुपये आता है, और आपका जो आता है वो लगभग 350 रुपये के आसपास आता है। तो आप खुद देखो ना, आप किससे क्या काम करा रहे हो। तो डिसीजन मेकिंग तो आपको वैसे ही वीक हो गई, यानी कि आप वो काम कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बने। हायरिंग का प्रोसेस में आपको सपोर्ट लेनी होती है कुछ एक्सपर्ट की, आप कह रहे जी हम खुद करेंगे, खुद यूट्यूब पे सीखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ लोगों की सपोर्ट लेनी होती है, आप कह रहे नहीं जी खुद सीखेंगे, नए नए कोर्सेज करेंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एज ए वाईसी का मकसद क्या है, आपको ये समझाना कि वाई आपके लिए कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, वाई कंसल्टेंट एंड मेंटर्स आर इम्पोर्टेंट। तो कंसल्टेंट हायर करो ना, उनसे वो काम कराओ जिसके लिए वो एक्सपर्ट हैं, आपको एडवाइस दे पाए। अगर आपको आपके बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी लानी है, तो आपको आपकी एसओपी, चेकलिस्ट, रिपीट टास्क की लिस्ट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी बिजनेस में नहीं आ पाएगी, दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आप बार 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 वही काम करते जा रहे हो जो आप किसी और को दे सकते थे। आप अपने बिजनेस में चीजों को ऑटोमेट कर सकते थे। तो विद दैट नोट, मैं आपसे ना ये पूछना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि इफ यू आर वर्किंग समवेयर और टेकिंग ए सैलरी फ्रॉम द जॉब, आपकी क्या सैलरी होगी? मनी मन सोच लो और मेरे से बात करो थोड़ी सी। बात क्या करो आप मेरे साथ में, कि आज आप इस बिजनेस में ना होते, जिस बिजनेस में आज आप हो, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी काबिलियत है, जितना आपके पास सामर्थ्य है,
चैट बॉक्स में एक बार लिख कर बताओ कि आपको कम से कम कितनी सैलरी मिल रही होती आज की डेट में। जी, 1.5 लाख के आसपास। बिल्कुल सही कहा राजीव भाई, 1 करोड़ पर एनम। सर आपकी काबिलियत तो सच में है, आपने तो इतना काम कर रखा है रविंदर भाई। जी, मेरा आइडिया आप लोगों से डिस्कस करने का, समझने का है कि भाई जो आप कर रहे हो थोड़ा सा उसको कन्फ्रंट करते हैं आज। कन्फ्रंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, बट मेहनत किए जा रहे हैं। तो जो मेहनत हो रही है ना, इसका डायरेक्शन वो नहीं है जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था अपने साथ में। एक सेकंड तो उसमें एक दो लोगों ने तो बताएंगे इतने सैलरी की। भाई मैं अगर सैलरी लेता अपने बिजनेस को कहीं और करके इसकी जगह, तो क्या होती। तो जो आपने अभी बताई ना आपकी इच्छा कि भाई इतने पैसे तो आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट कम से कम, मैं आपके साथ जो 1 to 1 हैंड होल्डिंग का रोल निभाऊंगा ना, और आपके साथ 1 साल लगाऊंगा, तो हर हफ्ते में आपसे ये पूछूंगा कि आपकी अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई आपको ये पैसे कहीं बाहर मिल जाते, तो बट आप अपने बिजनेस में कितने कमा रहे हो। हर हफ्ते आपसे मैं पूछता कि जो आप ये सैलरी जस्टिफाई कर रहे हो एज स्टेक होल्डर, लेट सपोज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं आपके बिजनेस में पार्टनर बन जाऊँ आपके साथ, और आपको महीने के ये पैसे देने शुरू कर दूं जितने पैसे आपने अभी बोले हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपने मेरे को बोले कि भाई इतनी तो हमारी वैल्यू है, वर्थ है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई आपका जनवरी का महीना खत्म हो गया, तो ये जनवरी में जो पैसे ड्यू हो गए, अब कंपनी को आपको पैसे देने हैं ना इतने जो आपने बोले हैं, तो मेरे को बताओ आपने जनवरी में किया क्या कंपनी के लिए। एज ए पार्टनर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महसूस करो, एहसास करो। एक थंब रूल होता है सैलरी का, 1:10, कि अगर आप सैलरी 1 रुपया ले रहे हो तो आपको कंपनी को कम से कम 10 टाइम्स तो इनकम जनरेट करके देनी होगी। ठीक कह रहा हूँ मोहित जी? आपने तो कॉर्पोरेट वाले बहुत सारे लोगों के साथ डीलिंग करके देखी होगी। एक सिंपल थंब रूल होता है। जी। तो 1:10 है, तो आपने कहा जी मैं एटलीस्ट आज की डेट में ये वैल्यू रखता हूँ। तो जो ये वैल्यू रख रहे हो, जनवरी का महीना चला गया और मैं बिजनेस में आपके पार्टनर हूँ, तो एज ए पार्टनर मैं पूछना चाह रहा हूँ जी आपने बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट क्या किया है। क्या आपको सैलरी मिलनी चाहिए इस महीने, या आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे, एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन दोगे, नहीं जी बहुत कुछ कर रहा था मैं आपके लिए। क्योंकि जो आप कर रहे थे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन उतना नहीं था। आप समझो, बिजनेस ओनर के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो उस फ्रीडम में, उस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जहां पे अपने आप को वो उस बिजनेस का बादशाह समझने लग जाते हैं। हम बिजनेस के बादशाह नहीं है दोस्तों, समझो आप मेरी बात को। हम वो बड़े मजदूर हैं, जब छोटे वाला मजदूर नहीं आता ना, हमें खुद वो काम करना होता है। आप में से अगर कुछ लोगों को याद हो तो बिजनेस जब शुरू किया था, झाड़ू पोछा भी कई बार खुद करना पड़ जाता है जब आप उस स्टेज में होते। कॉलिंग भी खुद करनी पड़ती है क्लाइंटों को, जो टेली कॉलर का काम होता है। चाय कॉफी का खुद ऑर्डर करना पड़ जाता है हमें, जो ऑपरेशन टीम स्टाफ का काम होता है। फाइलें खुद हमें बाइंडिंग करके लगानी पड़ जाती हैं, पेपर्स वगैरह खुद संभालने पड़ जाते हैं, जो ऑपरेशन और एडमिन का काम होता है। तो अगर हम वो सारे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें तो हमेशा अलर्ट रहना बिजनेस के अंदर। बट हम कर क्या रहे हैं? ये टॉपिक है ना, मैंने लास्ट के लिए रखा था, लेकिन मैं अब भी पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, और मैं समझना चाहता हूँ। मेरे को अंदर से ना, मेरे को ना कल 1 साल हो गया है। मैं 31 तारीख को मेरा कैंसर वाला ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बाहर आया था, तो पहली बार उस दिन मेरे को एहसास हुआ था कि मरना क्या होता है। क्योंकि जब वो नाली, मना कहते हैं ना,
नाक में थी, पेट में भी घुसी हुई थी, यूरिनल में घुसी हुई थी, और ऐसा लगा वो क्या रहा, मुझे पहली बार पता लगा क्लस्ट्रोफोबिया भी है मेरे को, मैं बहुत घुटन महसूस कर रहा था उस दिन। तो मैंने इसको समझना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ कि लोगों के ऊपर ना लोन है, डेट है उनके ऊपर, देनदारियां खड़ी है ना। वो कैसे रात को दारू पी सकते हैं यार, कैसे लेट तक सो सकते हैं वो, कैसे अपने वो बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो कह रहे जी मैं बिजनेस में बिजी हूँ। उनको दिख रहा है कि उनके पास ना वो नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, लीड्स नहीं आ रही, टीम नहीं रुक पा रही, टीम हायरिंग का प्रोसेस नहीं क्लियर है। कैसे कह सकते हैं यार, वो कैसे कंफर्ट जोन में रह सकते हैं कि सर मैं 6 बजे नहीं उठ पाऊंगा। मेरे को अंदर से वो लगी होती है कि यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, यू आर इन टू दी सीरियस जॉब, आप बिजनेस कर रहे हो जो सच में बहुत सीरियस चीज है। इट इज नॉट इजी टास्क, क्योंकि जॉब करना, नौकरी करना ज्यादा आसान है, क्योंकि आप वहां पे जस्टिफाई करते हो जॉब के अंदर। बट जब आपका बिजनेस हो तो आप किसको जस्टिफाई करोगे, क्योंकि पेन तो आप ही के पास आएगा। मेरे ऑफिस के अंदर कप भी टूट जाता है तो उस कप टूटने की कॉस्ट किसके मत्थे लगाई जाती है? मेरे, क्योंकि मैं उसका बिजनेस ओनर हूँ। जो हाउसकीपिंग का लड़का है वो तो जस्टिफाई कर देता है कि सर गलती हो गई, हाँ जी गलती हो गई, ठीक है। बट जो 6 कप का सेट था उसमें से 2 टूट गए, थोड़े दिनों बाद नया सेट लाना पड़ेगा, क्योंकि वो ओल्ड कप दिखते हैं वहां पे। यानी कि ऑफिस के अंदर टूटने वाला कप भी आपकी पॉकेट से जाता है दोस्त, और आप कह रहे हो जी कंफर्ट जोन चाहिए। तो मैं इसको ना समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ना डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है, मतलब या तो मुझे अनुभूति हो गई है इस चीज की, और इस अनुभूति को देख के मैं खुद लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा समय है लाइफ में, 5 7 10 15 साल पता नहीं कितने हैं, है ना, और श्योर भी नहीं है किसके पास कितने हैं। तो जो वो समय है, तो एटलीस्ट अपने बिजनेस को 1 साल 2 साल 3 साल लगा और उसको खड़ा कर दो। क्यों हमेशा उसी के अंदर उलझे हुए हैं? मैं अगर दिखाऊं, मैं अपने बिजनेस को, कोवर्किंग बिजनेस को वापस से रीबिल्ड कर रहा हूं, बिल्कुल स्क्रैच से। आपको दिखाता हूं मैं आपको, मेरी पूरी टीम हर चीज को डिफाइन कर रही है कि भैया मुझे मार्च तक अपना ये बिजनेस वापस से ऐसा क्रिएट करना कि मैं रहूं या ना रहूं, बट मेरा बिजनेस ऑटोमेट रहना चाहिए। इस ऑटोमेशन के ऊपर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं। अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये किसका है, गाइड का, ये रहा स्पेस वाला। क्या प्रोडक्ट हैं, क्या उनके पेन पॉइंट हैं, किन क्लाइंट ए कैटेगरी के हैं, है ना, क्या वाई हैं, ये सारी चीजें हम दोबारा से लिख रहे हैं, सारी की सारी चीजें। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ऑफिस अगर मैं दिखा रहा हूँ किसी को, तो क्या स्टेप होंगे ऑफिस दिखाते हुए? पहली स्टेज में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ स्टेज में क्या होगा, फिफ्थ स्टेज में क्या होगा? अगर वो ऑफिस दिखा रहा है, उसको कॉलिंग कर रहा है, तो कॉलिंग के क्या क्या केस होंगे? एक वो बंदा जिसकी लीड आई है, मेरे ऑफिस नहीं आया, तो उससे कैसे बात होगी? एक वो बंदा जो ऑफिस देख के जा चुका है, उससे क्या बात होगी? एक वो बंदा है जो ऑफिस भी देख के जा चुका है, एक बार पहले भी फॉलोअप हो चुका, उससे क्या बात होगी? तो ये सारे स्टेप्स डिफाइन करके किस किस तरीके से क्या बोलना है, कैसे क्रिएट करना है, मैं पूरा पूरा एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि मैं इसको इस महीने 100% हम उस स्टेज पे होंगे जहाँ पे सारी चीजें मेरे बिजनेस के अंदर ऑटोमेट होंगी, अपने आप चल रही होंगी। तो मैं क्या कुछ ऐसा करूं, क्या कुछ ऐसा कहूं, क्या कुछ मैं ऐसा बोलूं कि जो ये बिजनेस ओनर्स अपनी लाइफ के स्ट्रगलिंग फेज में है, जहां उनको दिक्कतें हो रही है, पेन हो रही है, उस पेन को मैं सुधार पाऊं, उनको मैं इस ट्रैक पे ले पाऊं कि भैया मेरा मकसद आपकी लाइफ में बदलाव लाना है, मुझे कुछ चीजों की अनुभूति है, मैं आपको जल्दी से सिखा सकता हूं। अगर आपका सपना आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मुझे उस रास्ते का पता है, मैं बनाना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं जी खुद बन जाएंगे हम, 7 बजे उठा करेंगे, क्योंकि ह्यूमंस को जरूरत है ना नींद की, 6 7 घंटे की। हम शादियों में भी जाएंगे, पार्टियां भी मनाएंगे, फिल्में भी देख के आएंगे। तो आईएएस एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होता ना। साधना या तपस्या के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है। थोड़ी सी शेयरिंग इस पार्ट में, व्हाट डू यू वांट टू से? सर जी। क्या नहीं थे? यस यस। सर ये तो खैर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी हमारा स्टाफ होता है उसका तो फिर भी टाइम लिमिट होती है, लेकिन जो बिजनेस ओनर होता है वो 24/7 रहता है।
और दूसरा सर ये भी 100% श्योर है कि बिना मेंटोर के काम नहीं बनता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे क्लिनिक पे या हमारे किसी भी ऑफिस में कोई भी पर्सन होता है, वो कहीं फंस जाता है, कहीं रुक जाता है, कहीं अटक जाता है, तो वो हमारे पास आता है। ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता सर दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जो ये सारी चीजें अपने आप कर सके। और सर मैंने तो ये चीज देख लिया, अगर भगवान राम को वशिष्ठ गुरु की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण को संदीपन गुरु की जरूरत पड़ी थी, जबकि वो भगवान के अवतार थे, लेकिन उन्होंने बताया भाई मेंटोर गुरु क्या होता है। तो सर मैंने तो बहुत सारी चीजें करने का देख लिया कि बिना मेंटोर के प्रोग्रेस नहीं होती। हाँ थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन फिर 2-4 महीने के बाद फिर वापस नीचे। जैसे एक शराबी होता है ना, 2 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे रहता है, वही हालत हो जाती है सर। Right. मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा सेम चाहूंगा कि ये जो मुझे दर्द दिखने लग गया बिजनेस ओनर्स का, मैं महसूस कर पाता हूँ, देख पाता हूँ कि वो किस डायरेक्शन में अपने आप को जा रहे हैं। जैसे एक पेरेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है ना अपने बच्चों के गलत एक्शंस को, डायरेक्शन को देख के, है ना। दूसरे का बच्चा कर रहा हो इतने इम्पेक्टेड नहीं होते, जब अपना खुद का करते बड़े इम्पेक्टेड हो जाते हैं। तो मुझे ना ये बिजनेस ओनर का दर्द दिखने लग गया है, मुझे महसूस हो रहा है और मेरे से सहन नहीं होता है। तो आप मेरे को ये सुझाव दो कि मैं इसको कैसे डील करूं, कैसे इन बिजनेस ओनर को जाके समझाऊं, बताऊं उनको, ये चीज का एहसास कराऊं कि भैया तुम गलत कर रहे हो, अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ, जिन टीम मेंबर्स को आपने ले रखा है, जिन स्टेक होल्डर से आप लेन देन कर रहे हो, जिन क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे हो, बहुत कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक कर लो, एक बार समय लगा लो। तो मैं क्या कुछ ऐसा कहूँ, क्या कुछ ऐसा बताऊं, क्या कुछ ऐसा बोलूं कि उनको मैं ये समझा पाऊं कि भैया कुछ कर लो। जी हेमंत जी, आई वांटेड आंसर सर फ्रॉम इसमें ऑल। ना जी। हम्म, सर इसमें अगर आपको ठीक लगे ना, हम्म, तो सर मैं द्वारका में आया भी था रेडिसन होटल के अंदर। तो वहां पर एक स्टार्टअप समिट थी, ओके। जिसके अंदर हम लोगों को अपना पिच करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। और हम्म, वहां पर उन्होंने इन्वेस्टर्स को भी बुलाया हुआ था। हम्म, हम्म, ठीक है ना। हम्म, क्योंकि सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपकी जरूरत 3 लेवल पर है। हम्म, पहला, जो सोच रहा है कि भाई मेरे दिमाग में आइडिया है, मुझे आगे लेके जाना है। हम्म, दूसरा, जो ग्रो कर रहा है लेकिन स्टेब्लिश नहीं हुआ है। हम्म, और तीसरा, जिसके सारे प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश हो चुके हैं, अब वो काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है भाई मैंने 2-4 कंपनी में पैसा लगाना है और मुझे आगे करना हम्म, है, इन्वेस्टमेंट सेट करना है। तो सर हम्म, मैंने एक चीज देखिए, स्टार्टअप समिट का जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर ना हम लोग चाहे तो कोको के नाम से, या जो भी आप XYZ नाम रखना चाहो, एक स्टार्टअप समिट रखो, उसके अंदर एप्लीकेशन लो, उसकी फीस नेग्लिजिबल रखो, ताकि हम्म, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। उनसे बोलो कि वो अपनी पिच आपको तैयार करके आपकी टीम को भेजेंगे, आप उसको फिल्टर करो पिच को। और कहीं भी जो भी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल है, उसमें पहले शुरुआत में 50 लोग या 100 लोगों को बुलाओ। आपने बताया था कि आपकी इन्वेस्टर की पूरी वो है, तो वहां पर सर मुझे लगता है जो आपने अभी हमें बताया, ये सारी बातें बताई हैं, वहां पर अगर आपका आधा घंटे का सेशन रहेगा, तो सर मुझे लगता है इन्वेस्टर को भी और जो फाउंडर्स हैं उनको दोनों के लिए आपकी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मैं समझ गया, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इन फ्यूचर आई एम आल्सो प्लानिंग कि ऐसा कुछ करेंगे। मैं तो अभी दिक्कत में हूँ कि मेरे पास अभी 20 लोग हैं जिन्होंने अपना हाथ पकड़ रखा है, वही हाथ अच्छे से नहीं पकड़ा रहे। मैं तो घर की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम एक योगेश्वर फैमिली जी, है। जी जी मोहित सर। मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि अभी जितने लोग हैं ना, उनसे एक बार ये सिर्फ पूछो हाँ कि हाँ। कितनों की प्रॉमिस वॉल बनी हुई है। हम्म, जब हम एक पाइपलाइन है जिसमें, मतलब हार्ट की आर्टरी है जिसमें ब्लॉकेजेस हैं, हम्म, हम्म। तो आप सबसे लास्ट वाली या बीच की ब्लॉकेज दूर करोगे, या जो सबसे पहले आप एनकाउंटर करोगे पहले उसको दूर करोगे? उसको करोगे, यस। जब ये तक वो बिल्कुल नहीं सही। करोगे तो खून आके जा ही नहीं रहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा मोहित भाई तो आपने, यही मैं मोटिवेशन कहना कुछ बन चाह। ही नहीं रहा। हाँ, यही जब मैं कहना तक चाह। जी जी हाँ, आप बोलिए प्रॉमिस जी। वॉल इज नॉट वन ऑफ द SOPs which you need to do. हम्म, Promise wall is the major wall in your way which हम्म, has to be cleared first हम्म। to see के आगे जंगल है या जन्नत है। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा। ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ मोहित भाई और डॉक्टर साहब, कि मेरे पास जो ये 20 लोग हैं जिन्होंने हाथ पकड़ा रखा है, मैं तो इन्हीं से महसूस कर रहा हूँ। बाहर की तो मैं कहाँ जाऊँ कहानी लेकर। कि जो मैंने फोकस किया था पूरा जनवरी, जो मोहित भाई ने बोला कि क्यों मैं फोकस कर रहा था माई प्रॉमिस वॉल एक मंथ, और इस मंथ में फोकस कर रहा हूँ प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हायर करने पे। हायर ना करो तो अपने एटलीस्ट प्रोसेस को डिफाइन कर लो ना, कि हो क्या रहे, किस तरीके से हो रहे हैं। तो मैं अपने इन सर लोगों को जिन्होंने हाथ पकड़ा रखे क्या करूं इनके साथ, कि इनके सर घर इसमें जाऊं, बताइए क्या। इनको अलग से। हाँ जी। सर एक्चुअली ऐसा है, देखो MBBS में जो सिलेक्शन होता है, या IIT में जो सिलेक्शन होता है, या IAS में भी जो सिलेक्शन होता है, हम्म,
सर सिलेक्शन होने के बाद इतना पेन लेने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि 100% एमबीबीएस डॉक्टर ही बन के निकले या हम्म 100% आईआईटी सफल होके निकले। हम्म तो उसमें सर फिल्टर तो अपना आप लग जाता है। क्योंकि हम्म सर मैंने एक चीज देखी है, या तो आपका पेन पॉइंट हो या आपका पैशन हो, तो ही काम हो पाता है। कहीं ना कहीं सर आपके साथ जो पिछले 1 साल में हुआ, 1 साल पहले जो हुआ, वो आपका बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। हम्म काम आप उससे पहले भी कर रहे होंगे, आप बता रहे हो आपको 7 साल हो गए और उससे पहले 20 साल का सेल्स का अनुभव है। लेकिन जब हम्म वो पेन पॉइंट लाइफ में आया, हम्म, उसके बाद आपकी स्पीड 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ गई। बढ़ गई। अब सर ये सही। है कि देखो सीधी सी बात है, ये किस्मत और कर्म की बात है, किसकी लाइफ में कब किसका पेन पॉइंट आ चुका है। मेरी लाइफ में, कोरोना में मेरी लाइफ में भी आया था, मैं और ज्यादा सीरियस हो गया। नहीं तो सर मैं सवाल ही नहीं पैदा होता, सुबह 6 बजे की क्लास में ले लूँ। पर गुड। डॉक्टर साहब, हर किसी का पेन पॉइंट या पैशन कुछ ना कुछ तो है ही। हाँ वो हाँ। सामने नहीं आया हुआ। वो सामने लाने का नहीं सर, टूल फिर ही उसके, पैशन है। वो सर सामने फिर वाला उसमें ना, टूल ही प्रॉमिस बॉल है। यस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वो तो है सामने खैर। आएगा और सामने रहेगा, तो आगे चीज हम्म मूव हम्म, होगी, नहीं तो होगी नहीं सर। जी 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 जी। इन टोटल मेरा आप लोगों का कहना है, और कुछ खास करके रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, कि भाई मैं कंसर्न हूँ आप लोगों के प्रति, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे हाथ पकड़ा रखा है, तो उस दुनिया जहान को मैं क्या जानूं जिन्होंने मुझे हाथ ही नहीं दिया है। मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं करा रहा हूँ बता रहा हूँ, प्लीज इसके लिए टाइम निकालो, 2 घंटा एटलीस्ट देना स्टार्ट करो। नहीं तो मजा नहीं आएगा इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं है, क्योंकि आपकी सक्सेस से दूसरे लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि लोग डाउट कर रहे हैं मेरे ऊपर, यार ये कौन सा आ गया नया कोच। जैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, अरे भाई बहुत सारे आते हैं, मैं कुछ और दिखाना बताना समझाना चाह रहा हूँ, कुछ और चीज क्रिएट कराना चाह रहा हूँ। तो प्लीज 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 आप सब लोग थोड़े से सीरियस, थोड़े से सिंसियर, थोड़े से डिसिप्लिन में आ जाओ। मेरी जहां मदद है मुझे बताओ भैया, मैं सच में रेडी हूँ करने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की लाइफ में सच में बदलाव लाना है, और आपको बीजेपी की तरह नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो जब हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीजेपी का मतलब क्या है? बायर्स जो जर्नी है उसका पाथ। हर बिजनेस के अंदर एक बायर जर्नी पाथ होता है, एक प्रोसेस बना होता है, जिस प्रोसेस से आपके पास एक क्लाइंट आता है। तो उस क्लाइंट के एज ए स्ट्रेंजर आपके पास आने की और उसके फैन बन जाने की जो जर्नी है, उसको अगर हम डिस्कवर करेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे लिए कभी ना कभी स्ट्रेंजर रहे होंगे, और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को अपना फैन बना लूंगा, आप लोगों को अपने दिल से लगा लूंगा कि भैया हम जो करना चाह रहे हैं ना, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, मिलकर बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो ये जो जर्नी है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम देखेंगे, और ये हर बिजनेस पे लागू होती है। तो हर बिजनेस में लागू होती है कि क्या आपके पास आपकी बीजेपी तैयार है, बायर जर्नी का पाथ तैयार है। तो इसी पाथ को अगर हम देखें, तो इसके स्टेप्स और स्टेजेस क्या होंगे, इसके स्टेप्स और स्टेजेस की बात करते हैं। तो पहला स्टेप बनता है इसके अंदर लीड जनरेशन का। सबसे पहला आपकी बायर जर्नी में स्टेप आता है किसका? लीड जनरेशन का। और लीड जनरेशन के लिए क्या जरूरी है? 3M की क्लैरिटी होना। 3M क्या थे? आपकी मार्केट की क्लैरिटी होना, क्या मैसेज आप पहुंचाने वाले उसकी क्लैरिटी होना, और किस मीडियम से आप उसको पहुंचाओगे उसकी क्लैरिटी होना। तो जब ये 3M की क्लैरिटी होती है, तो आप लीड जनरेशन पे फोकस कर पाते हो। फिर बात आती है किसकी? लीड कम, लीड आ गई आपके पास, उस लीड को क्या मेलर भेजोगे, क्या व्हाट्सअप जाएगा और क्या कॉल जाएगी, इस चीज को डिफाइन करना कि भाई अब लीड आ गई, इसके ऊपर आते ही ये ऑटोमेट व्हाट्सअप जाएगा, या ये मेलर जाएगा, या इसके पास ये कॉल जाएगी, ऐसे ऐसे बात होगी। फिर क्या होगा? जब वो लीड आ गई, तो उसको प्रेजेंट करना है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। यानी कि जितने भी कन्वर्जन के टूल हैं, जो आप अपने पास डॉक्यूमेंट रेडी करोगे कि कैसे कोई लीड कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्जन वाली सारी बातें आप इस पेज पे लगाते हो। यहाँ पर उसको समझाते हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इस तरीके से बेहतर है, ये इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, ये सब कुछ इसके अंदर बहुत बेस्ट है, इसके ऊपर काम करना। देन फॉलोअप, कि फॉलोअप कॉल्स। फॉलोअप जब होता है तो 3 स्टेज का फॉलोअप होता है। इसमें मैं वो हॉट, ग्रीन, येलो टाइप के स्ट्रक्चर यूज नहीं करता, इसमें मैं ह्यूमन स्ट्रक्चर यूज करता हूँ। या तो बंदा फुल इंटरेस्टेड होगा, या लेस इंटरेस्टेड होगा, या नॉट इंटरेस्टेड होगा। आपके पास कोई लीड आ गई, आपने उसको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बताई, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बताई, तो अब फॉलोअप की बात आएगी। तो फॉलोअप में क्या बात आएगी? ये 3 ही बात होंगी। इन तीनों के अलग अलग मैकेनिज्म होंगे, अलग अलग तरीके होंगे यूज करने के लिए। फिर क्लोज एंड क्लाइंट ऑन बोर्ड, कि भाई क्लाइंट आपके पास डील डन हो गई है, अब ऑन बोर्ड हो गया। तो जब क्लाइंट
ऑन बोर्ड हो रहा है तब भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ चीजें फॉलो होंगी, कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। फिर आता है पेमेंट कलेक्शंस, क्योंकि कई बार पेमेंट समय से आती हैं, थोड़ा लेट आती हैं, धीरे धीरे करके आती हैं, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होगा, कौन कौन उसके ऊपर दिमाग लगाएगा, क्या मेलर जाएंगे, क्या रिमाइंडर जाएंगे। और फिर होता है आपका रिपीट एंड रेफरेंसेस, कि उस बंदे से कुछ ना कुछ रेफरेंसेस लेना या उससे रिपीट मैकेनिज्म के बारे में बात करना। तो रिपीट में वो आपका सेम प्रोडक्ट ले सकता है, कुछ क्रॉस सेल हो सकता है, कुछ अपसेल हो सकता है, या किसी और का भी प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स वाले कोका कोला बेच रहे हैं, लोन वाले देसी घी बेच रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हो अपने बिजनेस में जो उसको एज ए क्रॉस सेल प्रोडक्ट दिया जा सकता है। तो ये 7 स्टेजेस हैं, इन 7 स्टेजेस के पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको डिफाइन करना होगा। अब आपको मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी कॉलिंग स्क्रिप्ट रेडी कर लो, मेलर्स रेडी कर लो और मैसेज रेडी कर लो, क्योंकि इन स्टेजेस में ये बार बार चीज यूज होगी। तो बार बार यूज होगी तो क्यों ना एक बार आप बैठ जाओ, समय लगाओ और इस चीज को आप फाइनली बहुत अच्छे से रेडी कर लो और इसको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट, जब आप इसके ऊपर काम करते हो बायर जर्नी पे, तो बायर जर्नी को बनाते हो तो आपको अपना एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा, उसको बोलते हैं FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपके क्लाइंट्स 15 से 20 क्वेश्चन वो है बार बार पूछते हैं, रिपीट नेचर में पूछते हैं। जैसे हमारे ऑफिस जब आते हैं कोवर्किंग में या कोचिंग के टाइम पे जब आते हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस रिपीट नेचर के होते हैं। तो क्या आपने वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली? क्या आपने अपने क्लाइंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑब्जेक्शंस, वो जो ऑब्जेक्शन करता है बार बार आकर कि भाई आपका प्रोडक्ट महंगा है, पड़ोसी का तो ज्यादा सस्ता है, आपने पहले ये डिलीवरी नहीं की थी, किसके लाइफ में क्या कुछ आप कुछ बदलाव लेकर आए हो क्या, या मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो जो ज्यादातर उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो क्या आपने उसकी लिस्ट बना ली? ये ऑब्जेक्शन भी गिने चुने 10 से 12 टाइप के होते हैं। तो अगर आप एक बार बैठ के ये डॉक्यूमेंट कर लोगे और अपनी डिजिटल एसेट बना लोगे, तो ये सिर्फ आपके काम नहीं आएगी, आपके टीम मेंबर्स के, आपके जो आने वाले नए मेंबर्स हैं उनको भी मदद कर जाएगी कि कैसे आपको उन चीजों को आंसर करना है। तो ये आएगी कहाँ से निकलकर? जब आप कुछ लोगों के इंटरव्यूज करोगे और कुछ लोगों से फीडबैक लोगे। तो ये कुछ लोग कौन है जिनसे आपको ये फीडबैक और इंटरव्यू लेने हैं? पहले वो लोग, ये ऑलरेडी मैंने आपकी शीट में लिखा हुआ है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस हैं, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरे वो लोग जो एज ए टारगेट ऑडियंस आप तक आए बट प्रोडक्ट नहीं ले पाए, यानी कि आपकी लीड्स जो कन्वर्ट नहीं हुई। तीसरे वो लोग जो कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने आपको पैसा दे दिया। चौथे वो लोग जिन्होंने पैसा दे दिया बट दोबारा नहीं आए, उन्होंने रिपीट नहीं किया, ना ही कोई रेफरेंस दिया। तो ये 4 तरीके के लोगों को पहचानो, उनके साथ समय लगाओ, उनसे पूछो क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस को, उस फीडबैक को डॉक्यूमेंट करो, ताकि वो डॉक्यूमेंट आपके काम आ सके। आप देख सको कि उसकी क्या नीड थी, क्या डिजायर थे, क्या पेन पॉइंट थे जो मैं सोल्व कर पाया नहीं कर पाया। और आप अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर इसको एज ए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो। क्योंकि अगर आप नोटिस करो मेरी बायर जर्नी के स्टेप्स क्या हैं। पहला मेरा स्टेप है कि मैं लोगों को अपनी मास्टर क्लास, जैसे 11 तारीख को 11 बजे मैं एक अपनी ऑनलाइन मास्टर क्लास कर रहा हूँ, कि जो इंसान फुल डे की क्लास में नहीं आ सकता उसको 1-1.5 घंटा 11 तारीख को संडे है 11 बजे मैं बुलाऊंगा और अपने इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगा कि भाई ये प्रोडक्ट है। और उनको बोलूंगा कि अगर आपको इससे ज्यादा मजा लेना है तो आप मेरी फुल डे की क्लास में आ जाओ। अब फुल डे की क्लास 3 हम करेंगे ऑफलाइन, 10-10 लोगों के बैच में अपने कोवर्किंग में, और एक करूंगा मैं ऑनलाइन लास्ट वाली, ताकि जो बंदा गाइड ज्वाइन करना चाहता है तो वो 6 घंटे की ऑनलाइन भी क्लास अटेंड कर सकता है। थैंक्स टू लास्ट बैच जिसमें मोहित और अपना कस्तूरी, कई सारे लोग थे जो जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ऑनलाइन भी डिलीवर कर सकता हूँ विद दैट। जब वो 1 डे की क्लास अटेंड कर लेता है, फिर मैं उसको ऑफर करता हूँ कि आप मेरा गाइड प्रोग्राम अटेंड करो और मेरे साथ आप 1 क्वार्टर 90 डेज की जर्नी तय करो, जिसमें 45 दिन मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, ज्ञान दूंगा, और 45 दिन तक आपकी हैंड होल्डिंग लूंगा। और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट आ गया तो आप मेरे साथ 1 साल की जर्नी तय करो, 12 महीने 12 लोगों का एक बैच बनाएंगे और उसको एज ए GPC, गाइड प्रीमियम क्लब का नाम देंगे, और उन क्लोज लोगों के साथ काम करेंगे, उसको हम आगे तक लेकर जाएंगे।
तो मेरी बायर जर्नी के ये 4 स्टेप बनते हैं। इन 4 स्टेप्स पे अलग अलग मैसेज जाते हैं, अलग अलग तरीके से बात होती है, अलग अलग तरीके से फोकस होता है। तो इसी तरीके से आपको भी आपकी बायर जर्नी डिफाइन करनी है, उसके अंदर स्टेजेस और उनके अंदर स्टेप्स, क्या क्या मैसेज जाएंगे, क्या क्या बात होंगी, क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो इट्स ए लर्निंग टाइम नाउ। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमने आज डिस्कस किया है क्लास के अंदर, वो आप एज ए वॉइस नोट ग्रुप में छोड़ दें, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ लोग नहीं छोड़ पाए थे। ये हाथों हाथ काम होने वाला है कंप्लीट। आप है ना अभी हाथों हाथ कंप्लीट कर दोगे तो और लोगों को मदद हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि वो एक ही झटके में जो वॉइस नोट सुनते हैं, जो एक दो लोग क्लास पे नहीं आते हैं, जो ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं बट वो जीपीसी में है, तो दे एक्नॉलेज इट। सर ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कराई इस बार आपने, पिछली बार नहीं थी। इससे बड़ा मजा आता है, सुबह सुबह ही ना 4-5 लोगों के जब सुन लेते हैं तो उससे क्लैरिटी आ जाती है। तो आप लोगों ने जो नोट्स बना रखे हैं, जो कुछ है, आप प्लीज उसको शेयर करो एज ए वॉइस नोट इनटू द ग्रुप। एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। जो नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाली है, वहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू से नो। यानी कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे आप नो नहीं कह पाते हो, और जो नो नहीं कह पाते तो उसके क्या रीजन रहे, क्या दिक्कतें रही, क्या उसकी बैकग्राउंड रही, और क्या फायदे होते हैं नो कहने के। और नो कहना एक आर्ट है, एक कला है जो सीखी जाती है। जैसे ड्राइविंग एक आर्ट है, जैसे स्विमिंग एक आर्ट है, कला है जो सीखी जाती है, ऐसे नो कहना भी एक आर्ट है, जिस आर्ट के ऊपर हम अगली क्लास में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे हाउ टू गिव फीडबैक, क्योंकि बहुत बार लोग फीडबैक नहीं देते, जजमेंट देते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं। तो मैं आपको वो कला सिखाऊंगा कि फीडबैक कैसे देना है, कैसे टास्क को, काम को डेलीगेट करना है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे। तो विद दैट नोट आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो, तो नाउ हाउस इज ओपन फॉर दैट पार्ट। अदरवाइज जिसका कंप्लीट हो चुका है वो थैंक यू के साथ जा सकता है और ग्रुप में एक अपना वॉइस नोट छोड़ सकता है। जी, एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी? आई बिलीव ऑल इज क्लियर टू एवरीवन। हर एक को हर चीज क्लियर है। क्लियर तो है ही जी, तभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहे कि सब ये प्रेशर है कि पुराने वाले काम खत्म कैसे होंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब बहुत तक बेहतरीन। जब तक वो नहीं होंगे तब तक नई लर्निंग जो है वो एक और स्ट्रेस देके जाती है। यस 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 यस। तो आपने सही कहा। इसमें ना सबसे बेस्ट स्टेप क्या होगा मोहित जी और आप सब लोगों के लिए, जो 90 डेज 90 टास्क की लिस्ट है, उसमें आप डन पेंडिंग कर लो। तो उसमें से आपको दिखेगा आपने ना लगभग 20 22 25 काम तो पहले से कर रखे होंगे बहुत आराम से। जो बचे हुए काम है ना, जैसे नवीन भाई ने बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि मैं रोज के ना 2 काम लूंगा, रोज के 2 हम्म। काम लूंगा भी, तब भी 30 दिन में 60 काम कंप्लीट होते हैं बहुत आराम से। बट आपको वो 2 काम के ऊपर 2 घंटे का टाइम निकालना होगा, क्योंकि कुछ काम तो ऐसे हैं जो शायद आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें 1.5 2 घंटे लगेंगे। बट रोज के दो दो काम पकड़ते रहेंगे तो बहुत सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। क्योंकि अभी अगर हम देखें, हमारी लगभग 3 क्लास और बची हुई है मोटा मोटा। तो अभी भी 30 40 काम नए आने हैं आगे की तरफ। बट जो अभी तक कवर हो चुके हैं उनको भी अगर हम फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे पास करने के मेरे पास एक और आसान तरीका है इसका, लिए। जी जी। कि 90 डे 90 टास्क लिस्ट देखो अपने बड़ी की, और उसके जो काम नहीं हुए वो करवाने शुरू कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वो बेस्ट अपने तरीका आप है। यस वो यस अपने आप आपके करवा देगा। दूसरे करवाना आसान है, यस आप यस भी तो ये यस करवा यस। रहे हो। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया मोहित भाई ने, मैं इसको एक्नॉलेज करूंगा, फोकस करूंगा कि आप अपने कामों की जिम्मेदारी मत लो, आप अपने बड़ी के कामों की जिम्मेदारी ले लो जो आपको बना हुआ है। और इस मंथ के बड़ी मैं आज डिक्लेयर कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को नए बड़ी मिलने वाले हैं। तो नई बड़ी के साथ नया रिलेशनशिप बनाओ। जो पिछले बड़ी ने आपके साथ नहीं किया, या आपने पिछले बड़ी के साथ नहीं किया, उस गलती को रिव्यू करो और इम्प्रूव करो, और नए बड़ी को वो वैल्यू, वो लव, वो कहते हैं ना सपोर्ट स्ट्रक्चर दो, ताकि आप उसको टेक ऑन कर सको, ना आगे की तरफ लेकर जा सको। विद दैट अभी तो नोट जी। पुराने वाले से अभी तो कनेक्शन बनना शुरू हुआ था, अब आप चेंज कर दोगे? नहीं, मैं देख लेता हूँ, 1 2 लोगों को उसमें चेंज कर रहा है, नहीं तो कुछ एक को पुराने वालों को कंटिन्यू कर हाँ। देंगे वैसे वैसे। मैं अभी तो कल रात को ही पूछा उन्होंने, आपको क्या चाहिए? अच्छा। वो इसलिए पूछा रहा हूँ, चलिए बेंगलोर राजेश बेंगलोर, जी। वो बेंगलोर बेंगलोर हाँ, वो घूम रहे हैं, वहां से घूम कुछ रहे ला, हैं।
कुछ लाना चाहते होंगे आपके लिए भी, बताओ क्या चाहिए आपको, लेके आता हूँ मैं आपके लिए। नहीं 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 नहीं। नहीं, गेवर बहुत अच्छा है मेरा राजेश भाई, देने के लिए तो हमेशा समर्पित रहता, दे दो। जी नवीन, आप कुछ कह रहे थे भाई, शायद आप म्यूट हो गए थे बीच में। नहीं नहीं सर, वही मैं यही कह रहा था, क्या नाम की अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सर, क्या हो रहा था ना कि जैसे मोहित जी ने बहुत